नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और लोक मंत्र में आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव और उसके और उस चुनाव की जो सबसे बड़ी सीट है, लोकसभा सीट जो है बनारस के बारे में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं और अच्छे खासे मतों से जीते हैं। तो इस पर ये यहाँ पर ये हम बात जो करने जा रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे में जो बातें चल रही हैं, वो ये है कि क्या यहाँ से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, मतलब कि प्रियंका वर्सेस मोदी होगा यहाँ पर। इस तरह की बातें चल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पिछला चुनाव, मतलब 2019 का जब चुनाव हुआ था, तब भी प्रियंका गांधी काफी उत्सुक थी कि यूपी से वो चुनाव लड़े हैं वो, और यूपी में बहुत सक्रिय भी रही हैं वो। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब हमें देखना ये है कि क्या ये इंडिया गठबंधन इतनी बड़ी रिस्क लेगा कि उनकी एक बहुत बड़ी नेता, एक उनका गठबंधन का एक बहुत बड़ा चेहरा, और कांग्रेस का तो खैर है ही वो चेहरे हैं, लेकिन क्या वो इतना बड़ा दांव खेलेगी कि प्रियंका को मोदी जी के खिलाफ लड़ा दे? क्योंकि मोदी, आप चाहे ना चाहें, आपके पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आज की तारीख में मोदी जो है इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ऐसे में ये संभव होगा? क्या ये अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेटेजिकली ये क्या सही होगा ये कि वो प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाए? क्योंकि वहां पर उनके जो पुश्तैनी जो जगह है यूपी में, दो लोकसभा सीटें हैं वहां पर। वहां से जो कांग्रेस हमेशा जीतते आई हैं, वहां पर सोनिया गांधी भी लड़ी हैं वहां से, राहुल गांधी भी लड़े हैं। हालांकि पिछले चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, लेकिन तो क्या ये मूव ठीक रहेगा? ये इस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं यूपी के बारे में, तो सबसे पहले हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं राजेश यादव, जो खुद यूपी से ही हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ कि यादव जी, आप ये बताइए कि क्या ये, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कितना सही होगा? नमस्कार फिरोज जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभी तो किंतु परंतु का मामला है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं। हालांकि प्रियंका गांधी का नाम मीडिया रिपोर्ट में भी आ रहा है और ऐसी चर्चा है कि इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें इस बात पे कुछ लोगों ने सलाह दी है। अभी तो सीटों का बंटवारा होना है और संभवतः 10 जनवरी तक यूपी में जो तीनों प्रमुख दल हैं वो आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे, जो जानकारी है मेरी। अब बात आती है कि मोदी जी के सामने कौन। प्रियंका गांधी को चुनाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये एक सवाल आपने जो मुझसे पूछा है। तो उस सीट पे आते हैं, बनारस पे। और मोदी जी से पहले उस सीट पे क्या होता था उस पर चर्चा कर लेते हैं। 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां पे मुरली मनोहर जोशी जी खड़े थे और मुख्तार अंसारी भी उस चुनाव में थे और अजय राय भी थे। और वो चुनाव बीजेपी ने किसी तरह से निकाला था। कुछ हजार वोटों का अंतर था जिससे मुरली मनोहर जोशी जी वो चुनाव जीते थे। और मीडिया के हलकों में ऐसा भी कहा गया था, जो चुनाव विश्लेषक थे और जो आम लोग थे, उन्होंने माना था कि जब लोगों को लगा कि मुरली मनोहर जोशी जी वहां से चुनाव हार सकते हैं, तो अजय राय के लोगों ने मुख्तार को हराने के लिए बीजेपी को वोट कर दिया था। और मुरली मनोहर जोशी जी किसी तरह से 2 से 3% वोटों के मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। हालांकि 2009 में जो वोटिंग परसेंटेज था और 2014 में जब मोदी जी आते हैं चुनाव लड़ने, तो वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो बनारस में बढ़ जाता है। यानी मोदी जी के आने पे जो बनारस में वोटिंग होती है
वो 10 से 15% बढ़ जाती है। मुरली मनोहर जोशी के टाइम जो वोटिंग हुई थी वो शायद तो संभवतः मैं एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन 50% के आसपास थी। और बाद में 2014 और 2019 में दोनों में वोटिंग बढ़ी है। अब सवाल आता है कि वहां लड़ेगा कौन? तो कांग्रेस का दावा तो बनता है, मतलब उस सीट पे कांग्रेस अपना उम्मीदवार लड़ाए, ये कांग्रेस को सूट करता है। क्योंकि बनारस में अभी तक 7 बार बीजेपी जीती है और लगभग 7 बार कांग्रेस जीती और 1 बार लोकदल जीता है। पीछे के इतिहास के जो चर्चित चुनाव है, अगर उनको मैं याद करता हूं तो 77 का जो चुनाव था, जो कांग्रेस विरोधी लहर थी, उसमें यहाँ से चंद्रशेखर जी भी जीते। और 89 का जो चुनाव था, चर्चित चुनाव था, जिसमें सारे दलों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में गठबंधन किया था, उस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़े थे और बनारस से जीते थे। अब बनारस में देखा जाए इस लोकसभा सीट की संरचना, तो मुख्यतः ये 5 विधानसभा सीट से मिलकर बनी है, जिसमें 3 शहरी हैं और 2 ग्रामीण हैं। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है 2022 का, अभी यहाँ पे, उसमें 5 सीटों पे बीजेपी और उसके सहयोगी दल चुनाव जीते। यानी अभी जो बीजेपी की स्थिति है वो बनारस में बहुत स्ट्रांग है। मतलब अगर मैं मोदी जी का चेहरा नहीं भी देखूं तो भी बनारस में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। और जब वो पीएम के फेस के रूप में मोदी जी सामने आते हैं तो ये एक सवाल हो जाता है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को वहां चुनाव पे लड़ाए या नहीं, क्योंकि ये एक नुकसान का सौदा भी हो सकता है। देखिए, बनारस बीजेपी ने क्यों चुना, मतलब मोदी जी गुजरात से बनारस क्यों आए? बनारस एक ऐसी सीट है जो बीजेपी को हर तरह से, चाहे धार्मिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से, फायदा देती है। मोदी जी जब बनारस से लड़ते हैं तो पूरे पूर्वांचल पे असर उसका पड़ता है। और ये जो चुनाव है, आप इमेजिन करके देखिए कि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और अयोध्या की लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, वो भी एक देखने लायक चीज होगा। राम लहर में अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो प्रियंका गांधी को अगर आप बनारस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो वोट बैंक है, अगर मैं मोटा मोटा देखूं, अगर मैं कांग्रेस का और अ, जो विपक्षी सहयोगी दल है दोनों का वोट बैंक जोड़ दूं, तो अभी मोदी जी के उसमें भी 3-3.5 लाख तक वोट इनको मिलता रहा है। लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कुछ सपा को चला जाता है, कुछ कांग्रेस को। लेकिन जब आप गठबंधन में रहेंगे तो आपके पास 3-3.5 लाख वोट हैं। अब जब कोई बड़ा चेहरा आता है तो एक चीज ये होती है कि वोट बढ़ता है। मतलब जब मोदी जी आए तो मोदी जी को वोट ज्यादा मिला। कुछ ऐसे लोग भी मतदान करने आए जो पहले मतदान नहीं करते थे और उनका वोट मोदी जी को गया। पहले 5.25 लाख के आसपास मिला था और बाद में 2019 में वो बढ़ के 6.25 लाख के आसपास हो गया। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कुछ बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत तो है, लेकिन वो प्रियंका गांधी बनारस से लड़े, मुझे लगता है ये थोड़ा खतरनाक फैसला भी होगा और थोड़ा बोल्ड फैसला भी हो सकता है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। प्लस हाँ पॉइंट आशु इसलिए हो जी, सकता है प्लस आशु जी, पॉइंट इसलिए हो सकता है र- र- प्लस पॉइंट इसलिए हो सकता है कि प्रियंका ब्राह्मणों को पूरे यूपी में एक मैसेज दे सकती हैं। बनारस एक ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस अपने पुराने मतदाताओं को एक मैसेज दे सकती है। क्योंकि जब आप गठबंधन में आ रहे हो तो आपके साथ सपा के आने से ओबीसी वोट बैंक आ गया। अगर आपका मूल वोट बैंक जो ब्राह्मण वोट बैंक रहा है कांग्रेस का, वो आता है और मुस्लिम आते हैं, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर आपका बसपा से थोड़ा सा सहयोग मिल जाए और दलित वोट भी आपके पास आए तो आप पूरे यूपी में कुछ कर सकते हो। लेकिन वो बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं होगा। मतलब अभी मोदी जी की जो मतलब लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है। तो मोदी जी को हराने की कोशिश करने के बजाय आपको 80 सीटों का समीकरण देखना चाहिए कि आशु 80 जी मैं सीटों में। आशु जी, हाँ, आशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी
जो नेता हैं उनके आप बहुत ही करीब रहे हैं, तो इसको देखते हुए कि ऐसी भी खबरें क्या थी, मतलब इसकी तो पुष्टि ही हो चुकी है कि नीतीश कुमार ने अपना खास आदमी वहां भेजा, जिन्होंने वहां पर जाके बनारस बनारस में रैकी की। खबरें ये भी हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो यूपी से चुनाव लड़े लोकसभा का, और वहां पर बड़ी रैकी भी की गई। और एक टाइम तो ये भी था कि वहां पर उन्होंने वो रैली करना चाहते थे जिसकी उनको परमिशन नहीं दी गई। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, जैसे राजेश जी ने अभी कहा कि ये एक बहुत बड़ा जुआ हो सकता है अगर प्रियंका गांधी को बनारस से इलेक्शन लड़ाई जाए, और वो भी ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ जो आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता है इस देश के। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए क्या आ, एक सही रणनीति होगी कि सॉरी, प्रियंका गांधी को वहां से इलेक्शन लड़ाया जाए, जबकि वो यूपी में और भी कई जगहें हैं जहां से वो इलेक्शन लड़ सकती हैं और जीत भी सकती हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये सही मूव हो सकता है या होगा ये? ये 11वां चुनाव है शायद, मतलब 12वां चुनाव होगा जो मैं पत्रकार रहते हुए कवर कर रहा हूँ। तो इस चर्चा में पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि अखबार के 20 पेज जो अब चाहे करके 16 रह गए हैं, भरने के लिए ऐसी खबरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतिहास में या कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा जो लड़ाने वाले हों, जो चुनाव लड़वा रहे हों, वो आमने सामने आके खड़े हो जाए। और प्रियंका गांधी दूसरे शिविर में चुनाव लड़वाने वालों की कमेटी में या कोर कमेटी की एक खास सदस्य। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, मतलब पुराना इतिहास क्या रहा है। इंदिरा जी के सामने चौधरी साहब भी लड़े थे, चौधरी साहब थे ना, कौन लड़ा था? राजनारायण। ये बात रखे कि राजनारायण ने हराया इंदिरा गांधी को। वो बाकी जो राजनारायण जी क्या थे वो मैं पूरी बात होने दीजिए। उसके बाद जब राजीव गांधी आ गए इंदिरा जी के बाद, हत्या के बाद राजीव गांधी आए, और जब वो 85 में गए तो राजीव गांधी साहब ने किसको भेजा था? समाजवादियों ने समाजवादियों ने भेजा था शरद यादव को। शरद यादव जी के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे और मैं उनके ऊपर कई किताबें लिख सकता हूँ चर्चाओं की। तो वो सुनाते थे किस्सा कि भाई राजीव के खिलाफ लिख दिया उन्होंने हमको, और रोज सर की आवाज क्लियर नहीं है। निकलते तो हमारे पास कार्यकर्ता नहीं होता है। हमारे पास अभी 8 मिनट है, सिर्फ 8 मिनट है। आप दुनिया यूपी की बात जब कर रहे हैं लड़ाने वाले लोग। नहीं आशुष जी, आप ये बताइए कि क्या, नहीं आप ये बताइए कि राजनीतिक रूप से क्या ये सही मूव होगा कि प्रियंका गांधी को मोदी जी के खिलाफ बनारस से लड़ाया जाए? क्या ये सही मूव होगा? की बात है, जहां तक प्रियंका गांधी की बात है तो आपको अगर कांग्रेस भी दे देंगे, और समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह के जमाने से 2 सीट छोड़ दी आई है अमेठी और रायबरेली। वो 2004 में भी छोड़ी थी, वो 2009 में भी छोड़ी थी, 14 में भी छोड़ी थी, और 19 में भी छोड़ी थी। वो तो छोड़ दीजिए आप, है ना। वो तो और प्रियंका गांधी रायबरेली से जीत ही सकती है, और अमेठी से भी मुकाबला मजेदार है। उधर एक शास्त्री की भी बहू थी से मुकाबला है, और राहुल गांधी हार चुके हैं। तो वो दोनों सीटें अलग की गणित है। तो प्रियंका की जो सीट है कहां से लड़ना है, और देखिए वहां पे चुनाव जीते, और चिकमगलूर से इंदिरा जी लड़ी थी, आवाज आने लगी सोनिया को भेजो। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि इस चुनाव में 2024 जो कुछ ही महीने के बाद होने जा रहा है उसमें एक जो इंडिया गठबंधन है और खासकर कांग्रेस जो है, एक अपना बड़ा मोहरा जिसको आप वजीर कह सकते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है राजू जी, हमारे पास बहुत समय कम है। तो क्या वो 2019 से पहले लड़ाई लड़ेगा। 2019 में भी काशी, मथुरा और अयोध्या वाला उत्तर प्रदेश से मोदी जी 10 सीट हारे थे। आप बोल रहे हैं कोई चर्चा नहीं है देश में।
चर्चा किसकी हो रही है वो छोड़ दिए आप सब अभी पिछले चुनाव देख लीजिए जो मोदी जी लड़े थे अपने चेहरे पर, मां गंगा ने बताया था ना, बेटा सीट क्यों हारे थे, गठबंधन हो गया था। अरे गठबंधन नहीं, तो नीचे का गठबंधन हो रहा है, वोट नीचे से जुड़ रहा है। अगर तो पूरा गठबंधन हो गया होता मायावती का और 93 जैसा, 96 जैसा, 93 जैसा जो मुलायम सिंह और काशीनाथ जी के बीच में हुआ था, पहले जो मायावती के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि बीएसपी का जो करेक्टर था 93 में आंदोलन वाला, वो मायावती का बीएसपी का करेक्टर नहीं है। ठीक है आशु जी, हमने आपकी बात सुन ली है। हमारे पास समय अब खत्म होता जा रहा है। आज हमने इस पर चर्चा की और हमारे दोनों ही जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों का ही ये मानना है कि ये बहुत अच्छा मूव नहीं होगा कि प्रियंका गांधी को बनारस से लड़ाया जाए, क्योंकि मोदी एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं। तो आशु जी का ये कहना था कि बल्कि उनको पूरा विश्वास है कि बनारस से प्रियंका गांधी को नहीं लड़ाया जाएगा। जैसे कि पिछला इतिहास बताता है, वहां पे शरद यादव भी रह चुके हैं और दूसरे भी रह चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन जो है किसी और को वहां से चुनाव लड़ाए। राजेश जी, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को क्या वहां से चुनाव में प्रियंका गांधी को उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए? लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि वहां से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था और हार गए थे वो, लेकिन उन्होंने भी करीब 2 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो क्या लगता है, आप आशु जी की बात से कितने सहमत हैं? क्या प्रियंका गांधी को वहां से लड़ना चाहिए या अमेठी जाना चाहिए, रायबरेली जाना चाहिए, क्या? फिरोजी, जैसे मैंने कहा कि प्रियंका गांधी बनारस से अगर लड़ती तो एक बड़ा स्टेप तो होगा, जिसमें दोनों ही बातें संभव है। लेकिन अगर मैं पूरे विपक्ष की वोट बैंक को देखूं, मतलब बीजेपी ने जब मोदी जी को नहीं लड़ाया था तो बीजेपी भी 2-2.5 लाख की वोट पाती थी बनारस में। लेकिन जब मोदी जी आए हैं तो वोट परसेंटेज तो बढ़ गया है। 5 लाख, 5 लाख के ऊपर गया था, 5 लाख 6 लाख से ऊपर 76 चला लाख गया था जी। हाँ, 5 लाख से ऊपर गया था और उसके बाद 2019 में 6,74,000 के आसपास आया था। लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष है उसको 3 से 4 लाख वोट बैंक वहां पे है विपक्ष का अपना। लेकिन वो दो पार्टियों में बंटता है। जो भी दो पार्टी लड़ रही हो, सपा लड़ रही हो, चाहे बसपा लड़ रही हो, चाहे कांग्रेस लड़ रही हो, तो कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो है वो एक 1.25 लाख से ऊपर है, मतलब 1.5 लाख से ऊपर है। मतलब उसको वोट मिलता है, चाहे कमजोर खिलाड़ी भी कांग्रेस खड़ा करती है तो भी उसको 1.5 लाख के आसपास आसपास वोट मिलता है। अजय राय को हालांकि थोड़ा सा कम मिला था, 75,000 2014 में, नहीं 2000, हाँ 2014 में 75,000 मिला था अजय राय को, और अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 मिला था। एसपी और बीएसपी को 60 और 45 मिला था। अगर विपक्ष बड़ा चेहरा लाती है, प्रियंका या किसी और को भी, तो ये संभावना है कि विपक्ष का वोट बढ़ेगा। अब जीत हार की बात जब आएगी तो वो एक अलग ट्विस्ट है कि मामला आप रोमांचक कर पाते हैं और पूरे यूपी या पूरे देश में अलग माहौल, एक मैसेज देते हैं। मोदी जी को मात देने के लिए आपको बनारस में 5 लाख से नीचे उनको लाना है, और ये तभी संभव है जब जो चेहरा आप ला रहे हैं ना वो उस अपने चेहरे के दम पे कम से कम 2 लाख वोट खींचे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर तीनों पार्टियां साथ आती हैं, बसपा, सपा और कांग्रेस, और आप ज्वाइंटली बढ़िया कैंपेन चलाते हैं एक बड़े चेहरे के साथ, तो आप बीजेपी को बनारस में घेर तो सकते हो। राजनीति में जब दो बड़े चेहरे आपस में टकराएंगे तो उसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, और आप बीजेपी को मुद्दों के आधार पर, जितने सारे मुद्दे आपके हैं वो बनारस में आप कैंपेन करिए, उसको क्या होगा, पूरा मीडिया उठाएगा। ऐसा नहीं है कि मीडिया छोड़ देगा। जब आप छोटा चेहरा देते हैं तो पूरा मीडिया केवल मोदी जी पे फोकस करेगा। लेकिन जब प्रियंका जी जैसा कोई चेहरा है या कोई बड़ा चेहरा है प्रियंका गांधी जैसा, तो मीडिया का फोकस होगा। तो मोदी जी वर्सेस प्रियंका गांधी, दोनों की लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी।
आशु और जी, जीत हार के अलावा हमें दूसरा एक चीज देखना चाहिए कि आप एक मैसेज देने में कामयाब हो पाओगे। अभी क्या मैसेज आता है कि पीएम मोदी के सामने कौन, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी या कोई दूसरा बड़ा चेहरा आके सामने खड़ा होता है तो ये सवाल सबसे पहले हट जाएगा कि मोदी जी के सामने कौन। प्रधानमंत्री का छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन दो चेहरों की आपसी जब लड़ाई होगी ना तो ये सवाल सबसे पहले हटेगा कि मोदी जी के सामने कौन। जैसे ही प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने आती है तो पूरा मीडिया उसको उस हिसाब से देखेगा कि दो दिग्गजों की टक्कर हो रही है, और वो टक्कर बराबरी की हो सकती है अगर कैंपेन उस हिसाब से किया जाए। जितने मुद्दे हैं आपको जो बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में आप घेरोगे, सारे मुद्दों की प्रयोगशाला बनारस बना दीजिए। प्रियंका गांधी को एक महीने वहां पे बनारस, अमेठी, प्रयागराज या आसपास का कैंपेन कराइए। प्रयागराज भी एक बेहतर विकल्प है। सवाल ये नहीं है कि प्रियंका गांधी के लिए बेहतर विकल्प क्या है, सवाल है कि क्या वहां से कोई ऐसा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जा सकता है जो इंडिया के लिए एक लहर बना सके, एक मैसेज पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सके। नहीं, बीजेपी और एनडीए को इंडिया हरा सकता है, ये मैसेज देने की जरूरत है। बात मोदी जी को हराने की नहीं है। मोदी जी अपने आप में बड़ा चेहरा है, और पीएम जैसी पोस्ट पे जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो जनता का सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब बड़ा चेहरा आएगा समकक्ष उनके आसपास का, तो जनता उस तरफ देखेगी, और कांग्रेस को ये बोल्ड स्टेप लेना भी चाहिए। मतलब कांग्रेस को, अगर आप प्रियंका को नहीं ला रहे हो तो आप उनके समकक्ष का कोई ऐसा चेहरा लाइए जो मोदी जी को टक्कर दे। हाँ आशु जी, राजेश जी का ये कहना है कि अगर मोदी जी के सामने एक बड़ा चेहरा लाया जाए, इवन प्रियंका गांधी को भी अगर लाया जाए, तो वो जो कैंपेन होगी, जो चुनाव प्रचार होगा, उस पर मीडिया का ध्यान और जनता का ध्यान मुद्दों की तरफ होगा। लेकिन जैसा अभी हमने हाल ही के विधानसभा चुनाव में देखा है कि मुद्दों पर तो लोगों का ध्यान गए ही नहीं, और ध्यान नहीं गया है। यही वजह है कि कांग्रेस के 3 राज्यों में बहुत बुरी तरह से हार हुई है। और दूसरी बात जो राजेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण की कि बनारस में को, मतलब अगर मैं उनका लुब्बे लुआब अगर उनके वक्तव्य का निकालूं, तो उनका ये कहना है कि बनारस को यूं ही छोड़ नहीं देना चाहिए। भले ही वहां से बहुत ही लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर से लड़ते हैं, लड़ेंगे, लेकिन उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर प्रियंका नहीं है तो कोई ऐसा उम्मीदवार जरूर खड़ा करना चाहिए जो उनको टक्कर दे सके। क्या कहेंगे आप? क्या ये ऐसा तो ये फैसला गठबंधन के तो पास इंडिया करेगा जैसे ना। हमने देखा, आशु जी, हमने देखा कि नीतीश कुमार जी ने भी वहां पर रैकी कराई। खबरें ये भी हैं कि हो सकता है वो लड़े हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? ऐसी ऐसी जो चर्चाएं हैं, मैंने आपको फिर कहा कि अखबार की रोज की खबरें तो ठीक है, लेकिन दो स्टार बर्ड हैं, दो बहुत बड़े बड़ी शख्सियतें आमने सामने चुनाव नहीं लड़ती हैं और ना लड़ेंगी। पहली चीज, अब नीतीश कुमार जो आए थे वो इसलिए आए कि कुछ भी वोट नहीं बैंक है सर, उधर, और नीतीश थोड़ा सा कुमार के आने हस्तक्षेप से करूंगा मैं आपको। नीतीश कुमार के आने से नीतीश कुमार के आने से है वो कुर्मी वोट बैंक का क्या होगा। वो एक अलग गढ़े थे। आप मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स देखी है, उन्होंने क्या करा था। है आखिर तक कुर्मी वोट बैंक किसके संग रहे थे, चले गए थे ना, बैनी बाबू लेके आए थे ना कांग्रेस से। वो अलग गढ़े थे। अब आप जो कह रहे हैं कि राजेश जी ने कहा कि सामने जब चेहरा आएगा, कब चेहरा आता है भाई सामने, राजनारायण चेहरा बन के आए थे प्रधानमंत्री का, है या शरद यादव अमेठी में चेहरा बन के आए थे। मैसेज तो भाई आप इस इंडिया क्वेश्चन के को देखिए ना। गठबंधन की पिछली मीटिंग में जा चुका है। आप राजेश ध्यान जी, दीजिए अपनी अभी पॉलिटिक्स को। राजेश जी, मैं अभी पिछली आपसे मीटिंग में इनका पिछली जवाब मीटिंग लूंगा। में राजेश चेहरा जी, तो मैं जा चुका है। आपसे इनका जवाब लूंगा। हाँ, पिछली मीटिंग में चेहरा तो जा चुका है। ममता जी ने क्या कहा, ममता ने कहा कि लोग पूछते हैं उन सामने कौन, इसलिए मैंने कहा कि हमारे सामने चेहरा है। उन्होंने खड़गे जी के नाम आगे कर दिया, तो चेहरा तो जा चुका है। अब यूपी के संदर्भ में इसको अगर देखें, खड़गे जी का किसका विकल्प है, जो पिछली बार गठबंधन का चेहरा था, महागठबंधन का, अखिलेश मायावती का रिप्रेजेंटेशन है ना, दलित। तो वो तो मुद्दा अलग जा चुका है, मैसेज तो जा चुका है कौन चाह रहा है मोदी जी के सामने। अब मुद्दा वो नहीं है। हाँ ये सही है कि बनारस क्या छोड़ देंगे,
आप याद करिए 2019 का चुनाव कि एक फौजी चुनाव लड़ने पहुंचा, क्या हुआ था पूरा, जाइए बैकग्राउंड में, जाइए फ्लैशबैक में, देखिए क्या हुआ था उस वक्त। सबने सपोर्ट कर दिया था उस फौजी को, कैसे लड़ने नहीं दिया। तो चेहरा तो इस बार भी आएगा ऐसा ही, जो चर्चित चेहरा होगा कोई है, जो मुकाबला कर रहा होगा, जो कोई राजनारायण या शरद यादव होगा, चेहरा तो ऐसे ही जाएगा। कौन छोड़ रहा है उसकी सीट को। और जहां तक इंडिया के चेहरे की बात है, वो तो मैसेज 19 तारीख को दे दिया, सारे अखबारों में यही लीड छपी थी कि चेहरा कौन, चेहरा तो दे दिया उन्होंने। नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बनारस लोकसभा क्षेत्र के बारे में, लोकसभा सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर जो अटकलें हैं कि क्या प्रियंका बनारसी की मैं गांधी बात किया कर रहा जा हूँ, मैं सकता है। बनारस की बात कर रहा हूँ। राजेश जी, आपकी बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा कि राजेश जी आप आके बताएं क्या। मैं छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। सर ने कहा कि बड़ी शख्सियतों के खिलाफ बड़ी शख्सियत नहीं खड़ा होती। देखिए, राजनीति बदल गई। जब केजरीवाल ने आम आदमी बनाई थी तो उन्होंने क्या किया, वो शीला दीक्षित के सामने जाके खड़े हो गए, और न खड़े हुए बल्कि उनको हराया। शीला दीक्षित दिल्ली की बहुत लोकप्रिय नेता थी। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जब स्टेब्लिश होना था, बीजेपी ने क्या किया, शुभेंदु अधिकारी को खड़ा कर दिया ममता बनर्जी के सामने। और ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने कैसी टक्कर दी है, पूरा देश ने देखा है। ममता बनर्जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, शीला दीक्षित कोई छोटी मोटी नेता नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बताया कि मैं खड़ा हो रहा हूं और मुझे आपका वोट चाहिए। वो एक मैसेज था। तो आपको ऐसा कोई मैसेज खड़ा करना पड़ेगा। मोदी, देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है। ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में होना है। आज भी कांग्रेस जो है पूरे देश में कांग्रेस है, बीजेपी आज भी पूरे देश में बीजेपी नहीं है। पहले आप इस बात को पकड़िए। तो वो मैसेज वो वाला नहीं। और केजरीवाल आज कहाँ खड़े हुए हैं, जिन केजरीवाल ने कांग्रेस के सपोर्ट को दरकिनार कर है और अपने आप को अलग करके दोबारा चुनाव करवाया था, उन केजरीवाल ने मोदी जी को 1-1.25 साल बाद वहीं पे उठा के पटक दिया है ना। क्या आज केजरीवाल की वो पॉलिटिक्स है जो उस वक्त की थी। केजरीवाल की पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स और नगर निगम के चुनाव की पॉलिटिक्स, दिल्ली नगर निगम का चुनाव मान लीजिए आप एक तरह से है। क्या आज केजरीवाल बनारस लड़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। अब स्टार वर्ल्ड हो गए है ना। अब 2 स्टेट जीत चुके हैं। 2014 में जब बदली नहीं है वो। अब कश्मीर से कन्याकुमारी का चुनाव हो रहा है, दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी का नहीं। मैं यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जैसा राजेश जी ने कहा कि भले ही आप बनारस हार जाएं, लेकिन विपक्ष को एक मैसेज देने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां से कोई कद्दावर नेता को खड़ा किया जाए, वो भले ही प्रियंका गांधी क्यों ना हो। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि एक आदमी को बलि चला दिया जाए, स्ट्रेटेजिकली ठीक होगा कि आप सकता है प्रियंका गांधी जैसी एक लोकप्रिय नेता को वहां पर खड़ा करके, जिनके अगर हम आज की तारीख में देखें, बाकी तो क्या होगा 5-6 महीने के बाद नहीं मालूम, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि अगर प्रियंका गांधी भी मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई तो भले ही वो उन्हें टक्कर दे दें, लेकिन जीतने के चांसेस उनके बड़ा कम ही लगते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो हरा देंगी, लेकिन सिर्फ एक मैसेज देने के नाते आप एक इतने बड़े नेता को खो देने से मेरा मतलब है कि मतलब चुनाव में वो हार जाए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि शतरंज की आप बाजी खेल रहे हैं, शतरंज की बिसात बिछी हुई है, वहां पर आपने वजीर को दांव पे लगा दिया, तो क्या ये मुनासिब होगा? राजेश जी, देखिए, आप इसको क्रिकेट की तरह समझिए सर। जब आपकी टीम लड़खड़ा रही हो तो आप किसको भेजेंगे? जो आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन होगा, या फिर कोई ऐसा बैट्समैन भेजेंगे जो यार जाके कुछ बढ़िया से तेजी से रन बना दे और माहौल चेंज करे। तो अगर आप प्रियंका गांधी को तुरुप का पत्ता मानते हैं अपना, तो फेंकिए ना तुरुप का पत्ता मैदान में। कब तक, मतलब किस टाइम के लिए बचा के रखा है आपने?
पिछले 15 सालों से 20 सालों से कांग्रेस यही तो कर रही है। आपके पास अगर नेता है, तुरुप का पत्ता है, तो उसका यूज करिए। आप अगर इस टाइम यूज नहीं करेंगे तो कब यूज करेंगे? आपको अगर हर का वो मामला है तो आप बनारस से लड़ाइए और साथ में इलाहाबाद से भी लड़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? या आप बनारस से लड़ाइए और उधर ले जाकर कर्नाटक बेल्लारी से लड़ा दीजिए। आपको लड़ना है तो आपको सवाल ऐसा नहीं कि सवाल कोई चीज राजेश छोड़नी जी, है। राजेश जी, सवाल पहले ये आशु जी, है आशु जी, कि जो सीट शेयरिंग होनी है आशु 15 जी, दिसंबर तक। आशु जी, एक मिनट आशु जी। राजेश जी ने एक बड़ी पते की बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपकी ताश की गड्डी में आपके हाथ में जो पत्ते हैं उसमें अगर एक तुरुप का पत्ता है तो उसको क्यों ना फेंका जाए। जी, क्या प्रियंका गांधी मैं आपको वही तुरुप कह का रहा हूँ, पत्ता अभी है? मैं भी आपसे वही कहने जा रहा हूँ कि तुरुप के पत्ते ये तय होते हैं, हम लोग क्या करेंगे इन चर्चाओं में? तुरुप के पत्ते वो लोग क्या करेंगे जो ऊपर बैठे हैं। पहले ये तय हो जाए कि यूपी में कौन सी सीट कांग्रेस लड़ेगी और कितनी सीट लड़ेगी, तब तो प्रियंका पे चर्चा शुरू करें हम। क्या कांग्रेस 80 सीट लड़ रही है? पहले आप कांग्रेस नहीं के नहीं, और ये तो गठबंधन क्या होगा, ये कौन तो कौन सी सीट कांग्रेस को मिलेंगी, सीटों का बंटवारा पहले ये क्या तो तय होगा है, होगा। हम इसके बाद की बात कर रहे हैं। नहीं अभी एक हम नहीं, बात फिरोज कर जी, रहे फिरोज हैं, जी रुकिए, हाइपोथेटिकल बात कर फिरोज जी रहे रुकिए। हैं कि हाइपोथेटिकल बात अगर करने का क्या मतलब होता है बहुत? एक जो अटकलें लगी हाइपोथेटिकल हुई है, बात करने का क्या मतलब होता है? भाई हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जो अटकलों का बाजार है उसके आपको बात हम कर कांग्रेस रहे हैं कि कांग्रेस बनारस क्या कांग्रेस का प्रियंका प्रदेश गांधी अध्यक्ष जो है वो बनारस में बनारस चुनाव से लड़ चुनाव रहा है। लड़ सकती हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं जो अटकलें हैं। ऐसा वही राजनीतिक वही मैं कह गलियारे रहा में हूँ ऐसी ना। बातें हो रही हैं, हम उस पे बात कर रहे हैं। वो तो खैर सीट का बंटवारा कब होगा, कैसे होगा, नहीं चाहिए, लोगों में क्या हाइपोथेटिकल बात करते रहिए। अखबार आज छप गया, कल वो रद्दी हो गया, वो वाली बात अलग है। आंसू वो सर, ये रद्दी हो बताइए गया, मुझे, बात खत्म आंसू हो सर, गई। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। बनारस लोकसभा सीट पे कितनी बार सपा या बसपा जीती हैं? एक बार भी नहीं जीती हैं। उनका दावा तो बनता ही नहीं है। बनारस पे या तो बीजेपी का दावा है मजबूत या कांग्रेस का है। 7 बार बीजेपी जीती है, 7 बार कांग्रेस जीती है, एक बार लोकदल जीती है। तो सपा बसपा तो लड़ाई में ही नहीं है बनारस में। वो सीट तो कांग्रेस की ही है। चाहे आप गठबंधन करें, कांग्रेस कांग्रेस बनारस लोकसभा सीट तो क्यों बांद्रा छोड़ेगी? जीतेंगी चुनाव मांगे है, जिस पर बीजेपी नहीं जो प्रचार करेगी कि ये हिंदू ही नहीं है वो नहीं, जीत आप जाएगी मुझे बनारस से, बताइए ना कि काशी की कांग्रेस नगरी में। कांग्रेस वहां क्यों नहीं लड़नी काशी की चाहिए? नगरी में प्रियंका बांद्रा जीतेंगी। नहीं, हार अरे जीत की काशी बात की थोड़ी नगरी है। में वो जो कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया, कहां से बनाया? काशी से बनाया है भाई। कांग्रेस अध्यक्ष जो है इस वक्त, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष काशी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ भाई चुका है। क्या वो मैसेज दे रही है वो कांग्रेस पहले से ही? वो उनकी पार्टी का कांग्रेस मामला है। अपने हिसाब से मैसेज दे रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। छोटा पत्रकार हूँ साहब, मैं बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझ नहीं, रहा हूँ कांग्रेस ने तो छोटे मैसेज दे दिया था। छोटे जब 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 छोटे जब बड़े उनको लेके पत्रकार आई की थी बात अपने नहीं कर रहे हैं। भूमिहार नेता को, आप भी, अरे देखिए कांग्रेस नहीं, ने आशु तो जी, दूसरे राजनीति आप बनारस भी में बड़े मैसेज देती बड़े है काशी की पत्रकार नगरी। हैं। बड़े सालों नेता से है वो, आपने चुनाव कवर इतना बड़ा किए हैं, लोकसभा कवर की है, राज्यसभा कवर की है, तमाम आपने पूरे देश घूमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही मैं कह राजनीति रहा भी हूँ है, मैं आपसे राजेश कि का भी ये के चर्चा ही साथ अपने आप बहुत में बड़ा मतलब अनुभव है। हम अजीब किस्म की हो बेसिकली रही हम है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, देखिए आप थोड़ा सा विषय से भटक रहे हैं। हम एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि जी, अगर मैं भी ये सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। सिनेरियो बनता है कांग्रेस तो इज इट इंडिया गठबंधन ऐसा चेहरा लेके आएगा जो बहुत चर्चित चेहरा होगा, और जो फैंस ईटर जो वोटर है, जो मोदी से नाराज है लेकिन अभी विकल्प नहीं दिखाई दे रहा यार, क्या है फैंस ईटर है और खासकर अपर कास्ट है ना, हिंदू वोटर जो है वो कैसे कूद के आएगा? ऐसा एक चेहरा चाहिए, जैसे कि 19 में हो रहा था। लाए थे ना जो सेना को दाल कैसी मिल रही है, इसका प्रचार कर रहा था, लाता ना कुछ वोट वो। ऐसा चेहरा चाहिए, उस चेहरे की तलाश होगी। अब हम यहाँ बैठ के नहीं कह सकते ना कौन अंदर बैठ के आएगा। अब मैं उतनी भागदौड़ भी नहीं कर पाता हूँ जितनी पहले कर लेता था। और नेता अपने फोन नहीं उठाते आसानी से, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बाइट दे दी, काम हो गया उनका। है पूरी पत्रकारिता बदल गई, डंडा पत्रकारिता से डंडा पत्रकारिता ने पूरी पत्रकारिता बदल दी है। क्या कहे हम आपसे बाबा। ठीक है। एक एक बात होती है कि हम लोग जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जो विषय है उस पर अलग अलग लोगों की राय होती है।
आपकी राय भाई अलग है, मैं भी विजय की बात कर रहा मेरी हूँ। राय अलग है, और देखिए, राजेश जी की राय अलग है। तो देखा जाए क्या तो हम चर्चा में हम बात करेंगे। इंडिया गठबंधन को समय हमारा थोड़ा सा कम हो गया है अब, इसलिए मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा, और इसको इस तरह समाप्त करना चाहूंगा कि एक तरफ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे आशु सक्सेना जी, उनका ये मानना है, अगर उनकी बात को मैं निचोड़ निकालूं तो प्रियंका गांधी को वहां से नहीं खड़ा करना चाहिए, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ राजेश यादव जी जो हैं, उनका ये मानना है कि इसमें हर्ज क्या है, क्योंकि वो तुरुप का पत्ता है, और अगर आप ताश की बिसात पे बैठे हुए हैं, शतरंज की बिसात पे बैठे हैं, तो अगर आपके पास एक मजबूत मोहरा है तो उसको क्यों ना आगे किया जाए। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार और एक नया विषय लेकर आएंगे। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।